नमस्कार। आज के इस वीडियो में मैं बात कर रहा हूँ पाइला के नर एवं मादा जनन तंत्र की एवं इसके परिवर्धन की। नर एवं मादा प्राणी अलग अलग होते हैं, जिसमें आप देख रहे हो कि पाइला एक लिंगाश्री यानी डायस्यस जंतु है, अर्थात इसमें नर और मादा पृथक पृथक होते हैं। लैंगिक द्विरूपता कम परंतु स्पष्ट होती है। नर जंतु का कवच अपेक्षाकृत मोटा, देह चक्र फूला हुआ और मादा की अपेक्षा मैथुनांग अधिक विकसित होता है। नर जनन तंत्र में सामान्यतः इसमें 3 भाग पाए जाते हैं। सबसे प्रथम भाग इसका टेस्टिस है, जो आप इस डायग्राम में एक सामान्य नर जनन तंत्र का चित्र देख रहे हैं। ये टेस्टिस है जो कॉइल्ड फॉर्म में, साथ में जो ये और जो घूमी हुई संरचना दिख रही है, ये डाइजेस्टिव ग्लैंड है। तो डाइजेस्टिव ग्लैंड के साथ ही इसके टेस्टिस भी जुड़े हुए रहते हैं। आपको टेस्टिस के नीचे से नलिका, पतली नलिका निकली हुई दिखाई दे रही है, जो है वास डेफरेंस या शुक्र वाहिका। शुक्र वाहिका आगे चलकर फिर फूल जाती है और सेमिनल वेसिकल यानी शुक्राशय का रूप धारण कर लेती है, और ये शुक्राशय आगे चलकर एनस के साथ में, यानी कि जो रेक्टम से पोर्शन आ रहा है उसके साथ जुड़कर और छिद से बाहर निकलती है। तो आप इस चित्र में स्पष्ट रूप से ये दिख रहा है। तो ये पोर्शन तो हो गया इसका टेस्टिस से, वास डिफरेंस से, सेमिनल वेसिकल है, और फिर इसके बाद में ये जुड़ा हुआ पोर्शन है एनस के साथ। इसमें वृषण टेस्टिस, यह एक चपटी प्लेट के समान और लगभग त्रिभुजाकार श्वेत संरचना है। ये दिखाई दे रही है, चपटी प्लेट के समान श्वेत संरचना है, जो कवच के ऊपरी भाग के पहले 2 या 3 चक्रों में पाई जाती है। यह भूराभ या हरिताभ पाचक ग्रंथि के निकट संपर्क में उसके ऊपरी तथा अंदर या स्तंभी तलों के साथ स्थित रहता है और अपने क्रीम रंग के कारण स्पष्ट दिखाई देता है। यह एक पतली त्वचा की झिल्ली या इसे कवच कहते हैं, उससे पृथक रहती है। पाइला के वृषण में यूपाइरिन तथा ओलिगोपाइरिन 2 प्रकार के शुक्राणु उत्पन्न होते हैं, जैसे कि आप यह चित्र में दे रखे हैं। ये यूपाइरिन स्पर्म है, ये यूपाइरिन सिंपल लंबा पतला छड़ के समान, जबकि ओलिगोपाइरिन शुक्राणु है, ये बीच में से मुड़ा हुआ या हुक के समान होता है। दोनों में ही पीछे टेल पाई जाती है, जिससे गति करता है। तो पाइला का जो शुक्राणु है, वृषण है, उसमें 2 प्रकार के शुक्राणु हैं, और दोनों प्रकार के शुक्राणु, इसमें यूपाइरिन शुक्राणु छोटे धागे के समान लगभग 2.5 माइक्रो से लंबे और 1.2 माइक्रो चौड़े होते हैं। सिर में प्रत्येक मध्य भाग और पूंछ 3 भाग होते हैं। प्रत्येक में सिर, मध्य और पूंछ 3 भाग होते हैं। सिर में एक ऐंठा हुआ केंद्रक तथा पुच्छ में एक पक्षमा होता है। ये सचल होते हैं और अंडाणु का निषेचन कर सकते हैं। जबकि ओलिगोपाइरिन शुक्राणु है, ये बड़े, तुर्करूप और 32.5 माइक्रो लंबे और 3 माइक्रो चौड़े होते हैं। प्रत्येक के सिर, मध्य भाग एवं 4 या 5 पक्षमाप सहित पूंछ 3 भाग होते हैं। सिर, मध्य भाग और पूंछ। सिर में एक चौड़ा वक्रित केंद्र होता है और ये अचल और अंडाणु के निषेचन में अयोग्य होते हैं। इनका कुछ कार्य और ही होता है। शुक्र वाहिकाएं, जैसा कि आप देख रहे हैं कि शुक्र वाहिकाएं अनेक महीन वाहिनियां वृषण के भिन्न भिन्न भागों से निकलती है, जिन्हें शुक्र वाहिकाएं कहते हैं। ये सब परस्पर जुड़कर एक बड़ी सामान्य वाहिनी शुक्रवाहक या वासा डिफरेंस का निर्माण करती है। शुक्राशय या शुक्रवाहक जिनको कहते हैं, वास डिफरेंस, शुक्राशय नीचे का भाग है, वास डिफरेंस, ये वृषण के पिछले सिर से निकलता है और आकारिक रूप से 3 स्पष्ट भागों में विभक्त रहता है। पहला भाग है नली के समान प्रारंभिक भाग, दूसरा शुक्राशय सेमिनल वेसिकुला सेमिनलिस, और तीसरा है अंतस ग्रंथिल भाग। प्रारंभिक भाग है प्रॉक्सिमल पार्ट सकरा और पतला,
सकरा और पतला। भित्ति का होता है और यह पाचक ग्रंथि के आंतरिक पट या स्तंभ किनारे के साथ साथ पश्चवृक्क कक्ष तक आगे की ओर बढ़कर बाईं ओर मुड़ जाता है। हृदयावरण में पहुंचने के बाद यह ऊपर उठता है और दाहिनी ओर मुड़कर शुक्राशय के अधर तल में खुलता है। शुक्राशय के दोनों वृक्क कक्षों के जोड़े के नीचे हृदयावरण के दाहिनी ओर स्थित रहता है। शुक्राशय कुछ वक्रित फूली हुई और फ्लास्क के आकार की संरचना होती है, जिसमें पीछे की ओर एक गोलीय अंध अभिवृद्धि पाई जाती है। यह शुक्राणुओं को संग्रह करने का कार्य करती है। इनका बाईं ओर का सकरा सिरा शुक्रवाहक के अंतस्थ मोटी भित्ति वाले ग्रंथिल भाग में खुलता है। ग्रंथिल भाग मलाशय के बाईं ओर से आगे बढ़ जाता है। यह अंत में नरजनिक छिद्र मेल जेनाइटल अपर्चर द्वारा एक नख रूपी यानी क्लॉ शेप्ड जनिक पुटी जेनाइटल पेपिला के ऊपरी सिरे पर खुलता है और वेहल के अनुसार यह एक लघु रूप द्वितीय श्वसन होता है। मैथुनांग कॉपुलेटरी ऑर्गन्स। मैथुनांग या शिशन पेनिस के सामने गुदा के सामने पृथक रूप से निकलता है और यह एक लंबी दृढ़ कुछ वक्रित और कसाबी की रचना होती है, जिसका आधार भाग फूला हुआ तथा स्वतंत्र सिरा शुंडाकार होता है, जैसे कि आप ये चित्र में देख सकते हैं। ये पेनिस शीथ है और नीचे पेनिस पोर्शन है, जिसका आधार भाग फूला हुआ तथा स्वतंत्र सिरा शुंडाकार होता है। इसके अधर तल पर संपूर्ण लंबाई में गहरी खांच होती है और यह अत्यंत प्रसारीय यानी एक्सटेंसाइल यानी जिसका प्रसारण लंबा हो सकता है, इसलिए प्रसार एक्सटेंसाइल होता है। सामान्यतः लगभग ये 1.5 सेंटीमीटर लंबा और मैथुन के समय ये लगभग 4 सेंटीमीटर तक लंबा हो जाता है। शिश्न एक मोटे पीले रंग के ग्रंथिल पल्ले द्वारा बने शिश्न आवरण यानी पेनिस शीथ में बंद रहता है, जो आच्छद के साथ अपने पार्श्व से जुड़ा रहता है और इसका बायां स्वतंत्र किनारा शिश्न को ढकने के लिए लपेटकर एक स्पाउट के समान आवरण का निर्माण करता है। अग्रक्लोमी ग्रंथि शिश्न के आवरण के आधार पर एक अंडाकार ग्रंथिल फूला मोटा भाग होता है, जिसकी सतह लहरदार होती है। इसे अग्रक्लोम ग्रंथि कहते हैं। इस ग्रंथि में लंबी कोशिकाएं होती है जिनमें छोटे आधारी केंद्रक पाए जाते हैं। इनको ग्रंथि में वाहिनी नहीं होती है, इसलिए इनसे निकलने वाला स्राव सीधे इसकी सतह पर ही निकलता है। अब हम बात करते हैं मादा जनन तंत्र की। मादा जनन तंत्र भी लगभग आपने जैसा नर जनन तंत्र देखा था उसी प्रकार का दिखाई दे रहा है। इसमें ऊपर की तरफ मुड़ा हुआ हुक के समान ये ओवरी है। इससे ओवरी से ओविडक्ट निकलती है। ओविडक्ट आगे चलकर सेमिनल रेसेप्टाकल्स में खुलती है और फिर बाद में ये वेजाइना के साथ में वेजाइनल पोर से बाहर की तरफ खुल जाती है। तो ये सीधा सा एक डायग्राम दिखाई दे रहा है। ये क्लस्टर ऑफ एग्स है और यहाँ पर इसमें रूडिमेंट्री पेनिस यानी इसके अंदर पेनिस की जैसी संरचना भी पाई जाती है। मादा जनन तंत्र में मुख्यतः 3 भाग हैं। वैसे हम इसको 7 भागों में इसके अंग है उसके साथ बांट सकते हैं, लेकिन मुख्य 3 भाग है इसका। अंडाशय, अंडवाहिनी और वेजाइना। इसमें सेमिनल रिसेप्टकल्स भी शामिल है। तो अंडाशय यह मादा में अंडाशय उसी स्थान पर स्थित रहता है जिस स्थान पर नर में वृषण होता है, परंतु वृषण की अपेक्षा कम विस्तृत होता है और यह अधिकांशतः पाचक ग्रंथि के अंदर की ओर होता है। यह अति शाखित हो जाता है। तरुण अवस्था में इसका रंग हल्का नारंगी परंतु परिपक्व होने पर गहरा हो जाता है। अंडाशय की शाखाएं या गुच्छ कोष्ठक एसिनी केवल एक स्तर के और फ्लास्क के आकार की संरचना होती है, जिनके बंद तथा गोलाकार सिरे बाहर की ओर उभरे हुए तथा पतली नली के आकार की गर्दनें परस्पर मिलकर एक अंडवाहिनी बनाती है। अंडवाहिनी अंडाशय के लगभग मध्य में एक सकरी पारदर्शी अंडवाहिनी निकलती है और यह त्वचा के नीचे पाचक ग्रंथि के किनारे के सिरे के साथ आगे की ओर बढ़ जाती है। वृक्कांग के निकट पहुंचकर नीचे की ओर मुड़ जाती है और फिर ऊपर की ओर बढ़कर शुक्रपात यानी रिसेप्टाकल्स सेमिनल रेसेप्टाकुलम सेमिनल्स में खुल जाती है, जैसा कि ये आपको ये दिखाई दे रहा है। शुक्रपात रिसेप्टाकल सेमिनल्स
इसमें छोटा सेम के आकार का शुक्राशय या शुक्रग्राही पश्च वृक्क कक्ष की गुहिका के अंदर बंद पाया जाता है। यह गर्भाशय की भित्तियों के एक पतली भित्ति वाले कोष के नीचे की ओर कसकर चिपका रहता है। इस कोष को पात्र कोष यानी पाउच ऑफ द रिसेप्टाकल कहते हैं। इसके अंदर मैथुन क्रिया के अंतर्गत नर पाइला से प्राप्त शुक्राणु संग्रहित रहते हैं। गर्भाशय पीले रंग का बड़ा और नखाकार गर्भाशय देह चक्र में आंत्र के नीचे और वृक्क कक्षों के दाहिनी ओर स्थित रहता है। इसका आधारी भाग गोलीय तथा चौड़ा होता है, जिसमें शुक्र पात्र खुलता है। इसका आगे का सकरा नली आकार शीर्ष भाग योनि की भांति सतत रहता है। अब है पांचवा भाग योनि। यह सफ़ेद या क्रीम रंग की पट्टी के समान नली होती है जो त्वचा के नीचे आगे की ओर बढ़ जाती है। यह क्लोम गुहिका के दाहिने पश्च कोने के अंदर प्रवेश कर जाती है और मलाशय की बाईं ओर से होकर गुदा के कुछ पीछे एक सकरे दरार तुल्य मादा जन्य छिद्र द्वारा बाहर खुल जाती है। यह छिद्र एक छोटे अंकुरक पर स्थित रहता है। अब है मैथुन उपकरण। अवशेषी शिश्न एक सुविकसित शिश्न आवरण में बंद नहीं होता है, बल्कि प्रवार के एक ग्रंथिल बलन के नीचे स्थित रहता है। यह एक पतली कसाविक संरचना होती है जो लगभग 6 मिलीमीटर लंबी और मोटाई में समरूप परंतु ऊपरी सिरे पर नुकीली होती है। इसके अंदर की सतह पर भी एक अवशेषी खांच उसी प्रकार होती है जिस प्रकार नर के शिश्न पर। अग्रक्लोम ग्रंथि मादा की अग्रक्लोम ग्रंथि अवशेषी ग्रंथिल मोटाई के साथ बहुत कम विकसित होती है। कॉपुलेशन मैथुन प्रक्रिया पाइला ग्रीष्म ऋतु में लंबी अवधि समाप्त होने के बाद में वर्षा ऋतु में जनन करता है और मैथुन क्रिया जल के अंदर या जलाशय के किनारे आर्द्र मिट्टी या नम मिट्टी या गीली मिट्टी में लगातार 3 या 4 घंटे तक चलती है। मैथुन क्रिया में नर और मादा घोंगे इस ढंग से एक दूसरे के निकट आते हैं कि एक की दाहिनी कंदरापाली दूसरी की उसी कंदरापाली के ठीक सामने, यानी दाहिनी कंदरापाली के ठीक सामने दूसरे की भी दाहिनी कंदरापाली आ जाती है और नर घोंगे का शिश्न अपने आवरण सहित मादा की प्रवार मेंटल में प्रवेश करके मादा के जन्य छिद्र में प्रवेश कर जाता है, जिससे नर के शुक्रपात से शुक्राणु मादा के शुक्रग्राही में स्थानांतरित हो जाते हैं। ओवुलेशन यद्यपि निषेचन आंतरिक होता है, तथापि भ्रूण का परिवर्धन मादा के शरीर से बाहर होता है। तो मैथुन क्रिया के 2 दिन पश्चात अंडोत्सर्ग या अंड निक्षेपण होता है, ओवुलेशन होता है और आर्द्र तट पर स्थित सुरक्षित गड्ढे में 200 से 800 तक अंडे दिए जाते हैं और यह अपने अंडे जल के अंदर कभी नहीं देता और अंडे मादा के जन्य क्षेत्र से एक एक करके बाहर आते हैं और पाद की सहायता से मिट्टी में बनी एक गुहिका में रख दिए जाते हैं, जिसके ऊपर पाद की तली एक गुंबद बना देती है। परिवर्धन जनक घोंगे अंडे को न तो सेते हैं और न ही उनकी देखभाल करते हैं। अंडे गोलीय और मटर के समान होते हैं और प्रत्येक अंडे में एक बाह्य सफ़ेद कवच होता है जिसके अंदर दोहरी कवच झिल्ली, ठोस सफ़ेद एल्ब्यूमिन की एक बड़ी मात्रा और मध्य में भ्रूण को धारण किए हुए तरल एल्ब्यूमिन की एक छोटी सी मात्रा बंद रहती है। परिवर्धन के अंतर्गत भ्रूण के आंतरंग पुंज और कवच सर्पिल रूप से कुंडलित हो जाते हैं। इस प्रकार ऐंठन की एक विशिष्ट परिघटना हो जाती है जिसके कारण शरीर असम्मित हो जाता है और अंडों से निकलने वाले शिशु वयस्क घोंगे के समान ही होते हैं। अब इसमें कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो इसमें 2-3 महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। एक तो है पाइला के आकार की एवं औत की, इसमें आकार की का वर्णन कीजिए। दूसरा है पाइला का रेडुला उपकरण, जो ये क्वेश्चन है पाइला के रेडुला उपकरण पाचन तंत्र एवं असन विधि का वर्णन कीजिए। तीसरा है पाइला के तंत्रिका तंत्र का वर्णन कीजिए, ये आपके प्रैक्टिकल में भी है और ऐंठन द्वारा तंत्रिका किस प्रकार प्रभावित होती है इसके बारे में बताइए। चौथा क्वेश्चन है पाइला के जननांगों का वर्णन कीजिए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि छात्रों को करने हैं। इसी में एक क्वेश्चन है पाइला के हृदय का वर्णन। ओडोंटोफोर क्या होता है, इसका कार्य बताइए। और एक फर्स्ट नंबर का जो कि रिपीट हो रहा है, इसमें एक रेडुलर रिपीट हो रहा है, बाद बाकी कोई रिपीट नहीं है। ये इसमें से जरूर क्वेश्चन आता है, संक्षिप्त टिप्पणी लिख लिया, या तो रेडुला पर या जलेक्शिका पर या बोजनस का अंग और या प्रवार मेंटल कॉम्प्लेक्स के अंग इन पर।
धन्यवाद।